नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज अपना बिहार शिक्षक भर्ती के लिए गांधी युग। ठीक है, आज इसमें हम गांधी युग को पूरा कहानी की तरह एक ही क्लास में पूरा गांधी युग समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे गांधी युग, और आज बिना किसी देरी के चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आइए चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे गांधीवादी युग। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक की अवधि को गांधी युग की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यह युग विशाल जन आंदोलन का युग रहा। ठीक है, इसमें हम महात्मा गांधी से जुड़े सभी सवालों को या उनके बारे में जो भी उन्होंने घटना घटा या जो भी भारत में आंदोलन किए सभी को हम लोग एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखेंगे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। इनकी माता का क्या नाम था? ठीक है, तो माता का नाम था पुतलीबाई और पिता का नाम था करमचंद्र गांधी। ठीक है, आइए आगे देखिए इनका कार्यकाल देखते हैं। देखिए 1889 ईस्वी से 1891 तक इंग्लैंड में इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। 1893 में एक भारतीय मुसलमान दादा अब्दुल्लाह के मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है, 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब किया? तो 1894 में। ठीक है, 1906 में यहाँ देखिए टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किया। कब किया? 1906 में टॉल्स्टॉय फर्म की इन्होंने स्थापना किया। ठीक है, आगे देखिए 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया गांधी जी ने। 1913 में गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया। ठीक है, गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होकर उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछते रहता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो उनका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ देखते हैं गांधी जी का भारत में आगमन। ठीक है, कब हुआ आइए इसको देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए गांधी जी ने अंग्रेजों की नस्ल भेदी नीति के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाकर दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, ये तो सबको पता है। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने संघर्ष और उनकी सफलता ने ठीक है भारत में उन्हें काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी आंदोलन किए थे तो उनको काफ़ी लोकप्रिय वहाँ पे बना दिया था। इसीलिए भारत को लोगों को भी आशा था कि वो आएंगे तो हम लोग के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आए हो 1915 में, और देखिए आए जब तो यहाँ पे शुरू हुआ चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण जिले के किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, 3/20 जो भाग था उसमें बिहार के किसान को नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। ठीक है, 1917 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया। ठीक है, तो गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया? तो उनका नाम है राजकुमार शुक्ल। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए गांधी जी के प्रयासों से एक जांच आयोग का गठन किया गया। आयोग के सुझाव पर 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 3 कठिया पद्धति गांधी जी के द्वारा ही समाप्त किया गया। ठीक है, इस आंदोलन के कुशल नेतृत्व से अभिभूत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आइए अगला देखिए, अगला गांधी जी ने क्या काम किए भारत में उसको देखते हैं। आगे देखिए, आगे खेरा सत्याग्रह है। खेरा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में हुआ। ठीक है, देखिए गुजरात के खेरा क्षेत्र में कुनबी पाटीदार किसानों ने 1918 में अकाल पड़ने और प्लेग फैलने के कारण भू राजस्व की उगाही सरकार से स्थगित करने की प्रार्थना की थी। ठीक है, लेकिन अंग्रेज नहीं माने थे। अंग्रेजों का कहना था कि आप लोग को मतलब भूमि से जो अनाज मिलता है वो मिले या ना मिले, लेकिन हमको टैक्स चाहिए। ठीक है, तो इसी पर गांधी जी ने क्या किया आइए उसको देखते हैं। सरकार द्वारा किसानों की प्रार्थना ना मानने पर किसानों ने मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में आंदोलन कर दिया। ठीक है, 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, गांधी जी को लगा था कि मोहनलाल पांड्या से इसका नेतृत्व नहीं हो पाएगा अच्छा तरह से, इसलिए उन्होंने नेतृत्व का अपने हाथों में लेने का उचित समझा। ठीक है, अंततः देखिए यहाँ पे विवश होकर सरकार ने केवल समर्थ किसानों से ही लगान वसूलने का आदेश दिया। ठीक है,
गांधी जी जब आंदोलन में पड़ गए तो अब अंग्रेजों को लगा कि नहीं, गांधी जी जब आ गए हैं तो हम लोगों ने अपना लगान वही किसान देंगे जो इसके लिए सक्षम है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन एक हुआ था। कब हुआ था? ये भी 1918 में हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं क्यों हुआ था। प्रमुख कारण क्या था? मिल मालिक एवं मजदूरों के बीच एक अहमदाबाद में मिल मालिक और मजदूरों के बीच एक आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसको हमको देखना है। स्टार्टेड कब हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखिए कब शुरू हुआ? तो 15 मार्च 1918 को। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, चंपारण आंदोलन की सफलता को देखते हुए अनुसुईया सेन साराभाई द्वारा गांधी जी को आंदोलन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन था इसके लिए किसने गांधी जी को प्रेरित किया था? तो उनका नाम है अनुसुईया बेन साराभाई। ठीक है, ये भी सवाल हमेशा पूछते रहता है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या समस्या था इसमें, इसको देखते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को समाप्त करने हेतु मिल मालिकों द्वारा 20% वेतन वृद्धि की पेशकश की गई थी, परंतु अंग्रेज 50% वेतन की मांग कर रहे थे। ठीक है, जो टैक्स था वो अंग्रेज कह रहे थे कि नहीं, हमको 50% चाहिए, जबकि ये कह रहे थे मजदूर कि 20% ही हम दे पाएंगे। ठीक है, वेतन में बढ़ोतरी की मांग को अस्वीकार करने पर गांधी जी मजदूरों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए। ठीक है, यह हड़ताल 21 दिनों तक चली। तो पूछता है कि यह हड़ताल कितने दिनों तक चली, तो आप लोग उसका आंसर दीजिएगा 21 दिन तक। देखिए, अंततः न्यायाधिकरण में गांधी जी के सुझाव पर मजदूरों के वेतन में 35% की मांग को स्वीकार कर लिया गया। यानी गांधी जी के आने से यह फायदा हुआ कि जो यहाँ पे 20% था ना, यहाँ पे देखिए 20% और 50%। 20% ये लोग दे रहे थे, लेकिन अंग्रेज 50% मांग रहे थे, लेकिन गांधी जी के प्रयासों से जब 35% तय किया गया। ठीक है, ये 35% आप लोग दीजिए। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी द्वारा किया गया पहला आमरण अनशन आंदोलन था। ठीक है, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल वाला आंदोलन कब किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा यही अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 ईस्वी वाला। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है रॉलेट एक्ट। ठीक है, कब हुआ? 1919 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ देखिए रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 ईस्वी को पास हुआ था। यह एक्ट ब्रिटेन के हाई कोर्ट के जज सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित था। ठीक है, रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें देखिए क्या है, आइए उसको दिखाते हैं आपको। देखिए, यह एक्ट क्रांतिकारियों पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु लाया गया था, कि मतलब क्रांतिकारी जो है उन पर डायरेक्ट कार्रवाई उसी समय किया जा सके। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को भारतीयों पर केवल संदेह होने पर मुकदमा चलाए जाने का अधिकार हो गया था। ठीक है, कि अगर संदेह है कि इन पर मतलब ये कुछ गलत काम कर रहे हैं तो बिना किसी कानून के उनको जेल में पकड़ के डाल दिया जा रहा था। ठीक है, यहाँ देखिए अनिश्चित काल तक नज़रबंद व 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है, भारतीयों ने इसे काला कानून कहा, यानी ब्लैक एक्ट कहा, और इसका काफ़ी विरोध हुआ। गांधी जी के सुझाव पर इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का आह्वान किया गया। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि हम लोग विरोध करेंगे, और कौन सा दिन चुना गया? तो 6 अप्रैल 1919 वाला। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पंजाब के पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इसी आंदोलन के चलते गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल को अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, देखिए इन लोगों का जब गिरफ्तारी हुआ था तो इसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। देखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी का दिन था। ठीक है, इसी दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। ये लोग 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा अपने नेताओं जैसे सत्यपाल हो गए, किचलू हो गए, वो पंजाब से बाहर जाने का विरोध कर रहे थे, और गांधी जी को, सत्यपाल, किचलू को जो अंग्रेजों ने पकड़कर अंदर किया था, उन लोगों को ये लोग निकालने का मतलब प्रयास कर रहे थे। इसी कारण इन लोगों ने विरोध कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक अंग्रेज आता है। ठीक है, क्या था उसका नाम? आइए यहाँ पे देखते हैं। उसका नाम था जनरल डायर। ठीक है, एडवर्ड डायर उसका कहते हैं। उसको ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा। उसने कहा कि नहीं, ये आप लोग सरकार के विरोध का काम कर रहे हैं। ठीक है, और सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों से घेर लिया गया और बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभी पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, कौन दिया था? तो जनरल डायर उसका नाम था। ठीक है, इसी ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, और इसी से दुखी होकर रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं
जिनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, अंग्रेजों ने ही दिया था उनको नाइटहुड की उपाधि, उन्होंने अपना उपाधि का त्याग दे दिया। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला देखिए, एक शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, कब शुरू हुआ ये इसको देखते हैं। प्रस्ताव पारित हुआ 4 सितंबर 1920 को। कहाँ था? तो कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुआ था, पारित हुआ था। प्रारंभ कब हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1 अगस्त 1920। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया, तो 12 फरवरी 1922 को। उद्देश्य क्या था इसका? खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय की मांग। मतलब इसका असहयोग आंदोलन को क्यों गठित किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसका और जलियांवाला बाग के विरुद्ध हम लोग न्याय की मांग कर रहे थे, इसीलिए इस आंदोलन का शुरू किया गया था। ठीक है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिल गई और कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया गया। ठीक है, और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने किया था। ठीक है, नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो उनका नाम था विजय राघवाचार्य। ठीक है, आइए देखिए अगला है चौरा चौरी कांड। ठीक है, यहाँ पे चौरा चौरी कांड कब हुआ था, आइए इसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यह घटना जो यहाँ पे लिखा है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी कस्बे में घटी थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के एक जुलूस कर्मियों ने पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया और 22 पुलिसकर्मी उसमें मारे गए। ठीक है, चौरा चौरी कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। ठीक है, इसी घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दिया। ठीक है, गांधी जी इस जो हुआ था चौरा चौरी घटना, इससे गांधी जी काफ़ी नाराज हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दिया था। ठीक है, देखिए 1924 का जो साल है ये गांधी जी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कोई नहीं बताता है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ था आखिर 1924 ईस्वी में। ठीक है, 1924 ईस्वी का वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में महात्मा गांधी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ठीक है, इस वर्ष यहाँ देखिए इस वर्ष उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव वाला अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किया था। देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, लेकिन 1885 से लेकर 1947 के बीच में मात्र एक बार जो 1924 ईस्वी में गांधी जी ने इस आंदोलन में अपना मतलब जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे वो मात्र एक बार बने थे। कब बने थे? बेलगांव अधिवेशन था 1924 ईस्वी में। ठीक है, यह कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था और गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अधिवेशन। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था। देखिए इस अधिवेशन के कुछ प्रमुख बिंदु को देखा गया। आइए क्या होता है सर्वोदय का विचार। ठीक है, ये सवाल हमेशा पूछता है सर्वोदय शब्द कहाँ से आया। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। गांधी जी ने इस अधिवेशन में सर्वोदय के विचार को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं है बल्कि सभी के लिए समृद्धि और कल्याण ही भी है। ठीक है, देखिए स्वराज जो मांग हुआ था उसमें यही कहा था गांधी जी ने कि स्वराज का अर्थ केवल इतना नहीं है कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमको दे दिया जाए बल्कि सभी के लिए समृद्धि हो और सभी का कल्याण हो। इसके लिए गांधी जी हमेशा तत्पर रहते थे। ठीक है, अगला देखिए सामाजिक सुधार। उसमें क्या हुआ 1924 वाले अधिवेशन में गांधी जी ने सामाजिक सुधारों पर जोर भी दिया, विशेषकर अस्पृश्यता जो होती है छुआछूत वाला, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। अहिंसा और सत्याग्रह, यहाँ देखिए उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह को स्वतंत्रता संग्राम का सबसे शक्तिशाली हथियार बताया। गांधी जी ने कहा कि हम हिंसा नहीं करेंगे और हम अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से ही हमारा यही शक्तिशाली हथियार है और इसी के माध्यम से हम अपना आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस अधिवेशन का महत्व क्या था आइए इसको देखते हैं। इस अधिवेशन का महत्व कांग्रेस में गांधी जी का प्रभाव। ठीक है, इस अधिवेशन ने कांग्रेस में गांधी जी के प्रभाव को काफ़ी मजबूत किया। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम की दिशा, इस अधिवेशन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को निर्धारित किया। ठीक है, गांधी जी ने जो आंदोलन किया 1924 में, इससे यह निर्धारित हो गया कि हम लोग आगे चल के इसी गांधी जी के मार्गदर्शन में चलेंगे और जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता की प्राप्ति हम लोगों को हो जाएगी। ठीक है, क्या सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत, इस अधिवेशन को सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत भी माना जाता है। ठीक है, पूछता है किस आंदोलन को सर्वोदय आंदोलन कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 1924 वाला। ठीक है,
1924 के इस अधिवेशन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया अध्याय जोड़ा। ठीक है, गांधी जी के विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया। ठीक है, इस आंदोलन में तो ये 1924 वाला जो हुआ था बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, ये इसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ था। पूर्ण स्वराज। ठीक है, ये तो हमको पढ़ाया आप लोगों को, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, लेकिन फिर भी देखिए पूर्ण स्वराज क्या था। यहाँ देखिए पूर्ण स्वराज ये क्या था, कब हुआ, 1929 में, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन का लक्ष्य रखा गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया। तो सबसे पहले 26 जनवरी को ही एक बार 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दिया गया था। ठीक है, आइए अगला देखिए, अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या था, आइए इसको देखते हैं। इस आंदोलन का आरंभ दांडी मार्च से हुआ था। कब हुआ, 1930 में हुआ। देखिए 12 मार्च को आंदोलन शुरू होता है और 6 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। ठीक है, कुल सहयोगी इसमें कितने थे, तो कुल सहयोगी की संख्या जो था वो 78 था, यहाँ पे जो लिखा है। ठीक है, गांधी जी ने 24 दिनों में 385 किलोमीटर की यात्रा करके गुजरात के नवसारी जिले के दांडी नामक गांव में 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, इसमें जो सवाल है, मुख्य सवाल, उसमें यही पूछेगा कि यह आंदोलन कितने दिनों तक चला था, तो आप लोग याद रखिएगा 24 दिनों तक। और कितने किलोमीटर गांधी चले थे, तो 385 किलोमीटर। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। आइए इसमें क्या बात है मेन, उसको देखते हैं। वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, इसमें इरविन ने कहा था कि हिंसा या जो भी आंदोलन कर रहे हैं उनको छोड़ के और जो निर्दोष है उनको रिहा कर दिया जाएगा। इस आंदोलन में यही बातें हुआ था। और क्या बातें हुई, यही इसको देखते हैं। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानें के सामने धरना दे सकते हैं। ठीक है, आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। ठीक है, आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस कर दी जाएगी। यानी कहा गया कि आंदोलन के दौरान जो भी संपत्ति और किसी आंदोलनकारी का जब्त किया गया है उसको हम लोग वापस कर देंगे। ठीक है, आइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में देखते हैं। यही एक सम्मेलन था जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे, इसी के लिए हम इसको केवल इसी को बताते हैं इस समय। ठीक है, आइए देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यह सम्मेलन कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1931 में हुआ था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए 1931 में भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। ठीक है, मतलब कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण था, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, आखिर में एक महत्वपूर्ण क्यों था, देखिए कांग्रेस की भागीदारी इसमें हुई। इस सम्मेलन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, यहाँ पे जो हमने बताया कि इस सम्मेलन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, आगे देखिए गांधी इरविन समझौता। इस सम्मेलन से गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसी सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके तहत यहाँ देखिए जिसके तहत अंग्रेजी सरकार ने कुछ मांगे मान ली थी। ठीक है, लेकिन सांप्रदायिक समस्या इस सम्मेलन में हिंदू मुस्लिम एकता पर भी चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। इरविन जो था उसने मुस्लिमों को काफ़ी बढ़ावा दे रहा था। वो सोचा कि मुस्लिम हमारे पक्ष में रहेंगे तो हिंदू लोगों को कमज़ोर करना आसान हो जाएगा और भारत पर शासन करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, इस सम्मेलन से कुछ जुड़ी अनंत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको देखते हैं। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। स्थान कहाँ पे हुआ, यह गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था।
अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 वाला। द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दी थी। ठीक है, इसके लिए गांधी जी ने जनता को करो या मरो का नारा दिया था। यह आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त को शुरू किया गया 1942 में। तो यह आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका शुरुआत का समय होता है 8 अगस्त 1942 ईस्वी का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।